नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। ताबिश हुसैन और अदिति हैं स्टूडियो में। और यहाँ पर सबसे पहले बात अदिति अग्निपथ योजना की करते हैं, क्योंकि इसको लेकर प्रदर्शन जो है वो लगातार देखने को मिले और उसके बाद सरकार की तरफ से कुछ बातें साफ भी की गई और अब भी क्योंकि ऐसे प्रदर्शन दोबारा ना हो उसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और हम देख रहे थे ताबिश की किस तरह से लगातार हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले हैं। बिल्कुल, कल का दिन जो है वो शांतिपूर्ण बीता, लेकिन कई सुरक्षा इंतजामों के बाद ऐसे में आज देश के अलग अलग शहरों में एक बार फिर से प्रशासन जो है मुस्तैद है। रेलवे स्टेशनों पर सबसे ज्यादा निगाह है, क्योंकि अब जो प्रदर्शन बीते कुछ दिनों में हुए वहां पर सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया गया और अब बिहार और यूपी में रेलवे की संपत्तियों को जो है सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद अब यहाँ पर एहतियात बरती जा रही है। प्रदर्शन को देखते हुए आज फिर बिहार में करीब 300 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है, जिससे बीते 4 दिनों से परेशानी झेल रही जनता को आज एक बार फिर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। खासकर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह सफर करना था, उनके लिए ये मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कल तक 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, जबकि 1300 से ज्यादा ट्रेनों पर असर पड़ा है। वहीं आज बिहार में एहतियातन 20 जिलों में इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया है। इन जिलों में भारी सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा बिहार के 11 बीजेपी के दफ्तरों पर राज्य सरकार ने एसएसबी के अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की है। आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शन के दौरान राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर बेतिया में हमला भी हुआ था। और इसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी, उनका जो बेतिया में घर है उस पर भी हमला हुआ था। और अग्निपथ योजना के खिलाफ आज कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान भी किया है। भारत बंद को देखते हुए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, बाजार, भीड़भाड़ वाली जगह पर खास नजर यहां पर रखी जा रही है। और खबर ये भी आई कि 35 व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी बैन कर दिया गया है, ताकि अफवाह ना फैले और अराजकता ना बढ़े, क्योंकि पहले ही रेलवे को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है पिछले दिनों हुए विरोध प्रदर्शनों के चलते। केंद्र सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि सेना में भर्ती अब वो अग्निपथ स्कीम के तहत ही करेगी, यानी कि अब जो भी भर्तियां होगी 4 साल के लिए होगी और 4 साल के बाद उसमें से 25% जवानों को उनके मेरिट के ऊपर में चयन किया जाएगा आगे आने वाले वर्षों के लिए। हम अब फिलहाल पटना के पास नौबतपुर में हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो छात्र हैं तैयारी करते हैं। आप लोग को क्या करना है? आप लोग, सरकार तो अड़ी हुई है कि अगर आना है तो इसी अग्निपथ स्कीम के अंदर आना होगा। नहीं सर, ये जो नियम है इस नियम को वापस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 साल के लिए है और 4 साल के बाद फिर 25% जो है बोल रहे हैं कि आगे चल के नियुक्ति किया जाएगा। 75% क्या होगा? 75% कहाँ इन लोग जाएंगे? इसके लिए असम राइफल में बोलते हैं कि कहाँ असम राइफल में कितना लोग को भेजेंगे? नहीं, लेकिन और भी पैरामिलिट्री में तो आप लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कितना परसेंट? क्या करेगा? बाकी युवा क्या होगा? बाकी युवा क्या करेगा? जो आर्मी में डिफेंस में नहीं दिया गया रहेगा उसको तो क्या होगा? जो करे 10% आरक्षित है और जो न्यू कॉमर्स रहेगा, न्यू स्टूडेंट रहेगा, वो कहाँ जाएगा? ये तो उतना में ही जब बरकरार के रख देंगे। जितना सीमित सीट है सीमित में हम लोग रह जाएंगे, बाकी युवा फिर क्या करेगा? जो लड़का ये तो मान ले कि हम लोग आर्मी से रिटायर हुआ, कुछ तो कुछ कमा लेगा। आरक्षण दे दीजिएगा तो आखिर सीट तो घटेगा ना प्राइवेट में भी। तो न्यू स्टूडेंट, न्यू कैंडिडेट कैसे जा पाएगा? कहा जा रहा है कि बीजेपी ऑफिस में आप लोगों को ये गार्ड का नौकरी मिलेगा या अन्य जगहों पे आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कार्यालय में नौकरी करें, इतना कर दिया सरकार, बीजेपी सरकार, अब फिर बोल रही है कि हमारे पास ड्यूटी करिए। हम बीजेपी सरकार के करेंगे। आर्मी का जवान है ना सर, जो आर्मी का जो सेना में भर्ती के लिए जाता है उसका सपना रहता है कि बॉर्डर पर जरूर एक बार जाकर देश का सेवा करे, ठीक है। अब वही सपना को जैसे कि चकनाचूर कर दिया गया है मोदी सरकार का जो ये नियम आया है ना सर, नया नियम, उससे बहुत ज़्यादा युवा को जैसे कि इतना आक्रोश होना एकदम लाजमी था कि जैसे कि इतना आंदोलन करे। भले जो भी ये आगजनी हुआ उसके आलोचना हुई है, ये सही बात है, लेकिन आप ग्राउंड पर पहुंचे हैं सर। हम मतलब लगातार 2 साल से आ रहे हैं, पूरा एक साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाता है आर्मी का दौर का तैयारी करने के लिए। उसके बाद जब ऊपर से नियम आ जाता है कि सारे पुराना जो प्रोसेस हुआ है उसको रद्द कर दिया गया है। अब बताइए सर, आर्मी का जो जवान तैयारी किया था पूरा अपना देह टूट जाता है, और उसका जब ये निर्णय आ जाएगा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा सर, बताइए। आप लोग को क्या आपत्ति है? और ये जो नया स्कीम है उसमें आप लोग जाएंगे, दौड़ने के लिए जाएंगे? मजबूरन सरकार थोप रही है, इसको क्या कह सकते हैं, तानाशाही की सरकार कह सकते हैं। मजबूरन इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर इसको
टूर ऑफ ड्यूटी को लागू ही करना था, तो इसको एक पैरेलल तरीका से इसको लागू करना चाहिए था। साथ साथ जैसे भर्तियां हो रही हैं उसी प्रकार से होती है, और इसको जिस युवाओं को जाने का मन होता, सैनिक एक्सपीरियंस लेने का मन होता, उसके लिए एक पैरेलल व्यवस्था किया जाना चाहिए था। इसको बिना सोचे समझे थोप देना, इसको तो तानाशाही कहेंगे। बहुत ही तकलीफ़ है, इस नियम का हम लोग बहुत विरोध करते हैं। इस नियम से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुकसान होने वाला है। सैनिक का मनोबल टूटेगा, मोरल डाउन होगा, उसके बाद निष्कासित हो जाएंगे जब, तो उनको क्या कहा जाएगा समाज में? निष्कासित वीर हैं, अग्निवीर नहीं, निष्कासित वीर कह के उनको व्यंग करेंगे लोग। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या लगता है कि आप जाएंगे अभी जब बहाली होगी तो आप लोग जाएंगे उसमें? देखिए, ये जो टूर ऑफ ड्यूटी आया है, हम एक बार मेहनत करके हार चुके हैं। अभी मेरा फिजिकल मेडिकल सब क्लियर हो चुका था, एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे, और सरकार एकाएक आती है और लगता है जैसे नोटबंदी की तरह आए, कहें कि कल से ही चीज़ लागू हो गया। ये नोटबंदी नहीं है, ये 370 ये नहीं है कि आप आएँ रात को 8 बजे बोलें कि भाइयों एवं मित्रों कल से ये लागू हो रहा है। ये बहुत गलत तरीका है। जितने लोग तैयारी कर चुके हैं, जितने लोग प्रोसेस, एक बार विधायक और नेता के मंत्री के बच्चों को कहिए कि 1600 मीटर 5 मिनट में मार के देखे, यहीं पे गिर जाएगा मर के। कितना मुश्किल होता है रनिंग पास करना, कितना मुश्किल होता है वहाँ पे, मेडिकल इतना टफ होता है। एक एक बच्चे का एक एक अंक का धीरे धीरे करके टेस्ट किया जाता है। जहाँ थोड़ा सा भी दिक्कत होता है वहाँ से उसको हटा दिया जाता है, और वो एक बैग रात को आता है और कहते हैं कि कल से यह लागू हो जाएगा। ये जो टूर ऑफ ड्यूटी का जो नियम है बहुत बेकार नियम है। इस तरह से लाना ही नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ को लाना चाहिए अरे मौसम भी जब बदलता है तो धीरे धीरे करके ठंडा, एक्सट्रीम ठंडा होता है। आप एक बैग ठंडा गर्म से ठंडा कर दीजिएगा तो वो नहीं सहन कर पाएगा इंसान। आप इसको पैरेलल धीरे धीरे करके उसको लागू करना चाहिए था, ताकि उस हिसाब से इंसान ढल जाए। नेता विधायक और बड़े बड़े अफसरों के लड़के नहीं जाएंगे सैनिक में, हम गरीब ही जाएंगे। हम लोग को धीरे धीरे इसमें ढलना चाहिए था। यहाँ पे हम लोग को गरीबी है। सेना में क्यों जाते हैं आप लोग? इंजीनियरिंग मेडिकल का पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? सर, देशभक्ति का जुनून है हमें। हम लोग यहाँ पे 3 साल 3.5 साल से मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग फिजिकल निकालेंगे, मेडिकल निकालेंगे और सेना में भर्ती होंगे, देश की सेवा करेंगे। सर, हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि सर 3 साल हम लोग यहाँ मेहनत करके सेना में भर्ती हो रहे हैं, मात्र 4 साल ड्यूटी करने के लिए। क्या कर रही है सर? सरकार कह रही है कि एक्सपीरियंस मिलेगा इंसान को, सेना में ज़िंदगी जीने का एक्सपीरियंस मिलेगा, कैसा सेना का ज़िंदगी होता है। हम वो ज़िंदगी भर जीना चाहते हैं। हम 4 साल के लिए नहीं जीना चाहते हैं वो ज़िंदगी। जो जुनून है, हम ज़िंदगी भर वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं। 4 साल के लिए नहीं वो जुनून हम दिखाना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं कि बच्चों को एक्सपीरियंस मिलेगा, कि सेना को सर्व करने का मौका मिलेगा। हम ज़िंदगी भर सर्व करना चाहते हैं। आप दीजिएगा मौका, हमारे जैसे बच्चों को मौका दीजिए। यहाँ पे जितने बच्चे खड़े हैं ना, ज़िंदगी भर सर्व करना चाहते हैं। 4 साल के लिए टूर करना नहीं चाहते हैं कहीं पे। वो टूर नहीं है हमारे लिए, वो हमारे लिए लाइफ है। हम लोग 6th क्लास से ही सोच रहे थे कि सेना में जाएंगे। सर, एयरफोर्स एनरोलमेंट वाले हम लोग का सारा प्रोसेस हो चुका था, बस हम लोग का ज्वाइनिंग आना बाकी था। और ये हम लोगों का फॉर्म आया था दिसंबर 2019 में। हम लोगों का एग्ज़ाम होना था अप्रैल 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ, नवंबर 2020 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों का फिजिकल हुआ, मेडिकल क्लियर हो गया, और हम लोगों का प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो होता है वो एक तरह समझिए कि मेरिट सूची है ऑल इंडिया रैंक के आधार पर, वो भी हम लोगों की 31 मई 2020 को आ गई। और उसमें डेट मेंशन किया गया कि आप लोगों को 10 जुलाई को इनरोलमेंट आएगा और आप लोगों को ज्वाइन करना है। 10 जुलाई को उन्होंने क्या नोटिफिकेशन दिया कि आपका 26 जुलाई को आएगा। 26 जुलाई को भी नहीं आया। उसके बाद ये लोग लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बता रहे थे, और कल आकर ये रक्षा प्रमुख ने कह दिया कि पुरानी सारी भर्तियां कैंसिल। तो हम लोग को युवाओं के साथ भी तो कुछ न्याय होना चाहिए ना सर, ऐसे थोड़ी होता है। फिर इन लोगों ने बोला कि हम कोरोना फिर से एग्जाम देने में कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है सर, लेकिन हम लोग की जो भर्ती थी वो पुरानी तरीके से ही हो तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर, कल एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी बोले हैं कि जो प्रोसेस है हमारा एयरफोर्स का वो सबसे आगे चला जा चुका है, कि उसको फिर से किया जाएगा। तो प्रोसेस आगे कहाँ गया है सर? वो तो प्रोसेसिंग खत्म हो चुका था। रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल, यहाँ तक कि PSL लिस्ट पे निकल चुका था। बस ज्वाइनिंग लेटर बाकी था। हम लोग सोच रहे थे अब क्या करोगे? अब आएंगे कब? अब नहीं ज्वाइन करेंगे। 4 साल के लिए कौन जाएगा? अब 4 साल के लिए जाकर क्या करेंगे वहाँ पर? देश की सेवा नहीं करना चाहते? देश की सेवा करना एक दूसरा बात है सर, उसके बाद फिर वहाँ से निकाल देना चाहिए। पकौड़ा तलने वाला निकाल देना। मोदी जी खुद कहते हैं कि पकौड़ा तलने वाला भी देश की सेवा करता है। तो हर इंसान देश की सेवा करता है। कोई जरूरी नहीं है कि सेना में जाने के बाद ही देश का सेवा होता है। आप लोग इधर नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। भरोसा है अब सिर्फ तो हमारे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, कुछ संज्ञान लेके कुछ नियम में बदलाव करे कि इस तरह से
तानाशाही की सरकार के लिए कुछ दंगा आवाज जो हो रहा है, दंगा फसाद जो भी हो रहा है, हम लोग तो अभी नहीं गए हैं किसी भी चीज़ में दंगा, क्योंकि हम लोग इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करते हैं, आगजनी और दंगा का सपोर्ट नहीं करते हैं। जिस देश की सेवा करना है उसकी संपत्ति को हम लोग ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, आहत नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितने भी दंगा हो रहे हैं इसका मेन रीज़न यही है कि बहुत बच्चों का इनरोलमेंट बाकी है, बहुत बच्चों का एग्ज़ाम बाकी है, बहुत बच्चों ने आधा प्रोसेस पार कर लिया है, पूरा एक स्टेप पीछे है और उसके बाद कहते हैं कि पूरा रद्द हो गया। मेन कारण यही है दंगा का कारण ये नहीं है कि आपने TOD लागू कर दिया, लागू किए ठीक है, इसको लागू करना चाहिए था। भले ही डिफेंस का इसमें फ़ायदा होगा, सरकार का फ़ायदा होगा, लेकिन जो बच्चे जिनका आधा प्रोसेस हो चुका, जिनका पूरा प्रोसेस हो चुका था, उनको बहुत ज़्यादा चोट है, उन्हीं की वजह से दंगा हो रहा है और कोई बात नहीं है। सुना इन छात्रों को, इन युवाओं को जो तैयारी कर रहे थे, और ताबिश इसमें से कुछ वो भी थे जिनका मेडिकल भी जिन्होंने क्लियर कर लिया था, उनको सिर्फ उनकी पोस्टिंग का इंतजार था। ऐसे में उनके लिए एक बहुत बड़ा वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, और बार बार यही सवाल कि 4 सालों के बाद आखिर वो क्या करेंगे। अगर उनका उन 25% में उनको नहीं लिया गया या उन 10% में उन्हें नहीं लिया गया, जिसके बारे में सरकार या सेना जो है वो दावा कर रही है। और इस सब के बीच सेना ने रविवार को ये साफ कर दिया कि ये योजना वापस नहीं होगी। सेना के तीनों अंगों के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस योजना के फायदे बताए, और ये भी कहा कि इसका मकसद सेना में और जोश और अनुभव का पूरा फायदा देना है। अधिकारियों की ये भी चेतावनी जो है वो दी गई कि जो भी युवा तोड़फोड़ या हिंसा में शामिल होंगे उन्हें सेना में प्रवेश नहीं मिलेगा। योजना के तहत 25,000 जवानों का पहला बैच दिसंबर में सेना में शामिल होगा। ये यूथफुल प्रोफाइल आने से जो जोश और होश का कंपोनेंट है ये तकरीबन बराबर हो जाए। सेना में भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना के फायदों को बताने के लिए तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश के कई इलाकों में अग्निपथ योजना के विरोध में युवा सड़कों पर हैं। ऐसे में सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि ये योजना किसी भी हाल में वापस नहीं ली जाएगी। Coming to roll back of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Roll back करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं हो। सेना ने यह भी चेतावनी दी कि जो युवा आंदोलन में शामिल होकर तोड़फोड़ या हिंसा कर रहे हैं, उनके लिए सेना में आने का रास्ता बंद हो गया है। अग्निपथ योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को ये शपथ पत्र देना होगा कि वो आगजनी या हिंसा में शामिल नहीं हो रहे हैं। भर्ती से पहले युवाओं को पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने जोर देकर यह बात कही कि अग्निपथ योजना लागू होने के ऐलान के बाद उम्र में जो छूट और आरक्षण दिया गया है वो किसी दबाव के तहत नहीं दिया गया। ये फैसला सेना ने पहले ले लिया था, लेकिन ऐलान बाद में किया। सेना ने यह भी स्पष्ट किया कि अब तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती अग्निपथ स्कीम के जरिए ही होगी, और जो भी हुआ सेना में भर्ती के लिए पहले ही मेडिकल या कोई अन्य परीक्षा पास कर चुके हैं, उन्हें फिर से इस अग्निपथ योजना के तहत आवेदन करना होगा। सेना ने अग्निपथ के विरोध में आंदोलन कर रहे युवाओं को अपने साथ आने के संदेश देने के साथ साथ यह चेतावनी भी दी कि इस तरह के आंदोलन उनके सेना में कैरियर को खतरे में डाल सकता है। अब देखना यह है कि युवा इसे समझते हैं या फिर इससे बिफरते हैं। नई दिल्ली में कैमरामैन कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। अग्निपथ योजना को लेकर हम लगातार देख रहे हैं युवाओं में नाराजगी है, गुस्सा है। ऐसे में कुछ नेताओं के संवेदनहीन और गैर जिम्मेदाराना बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और इनमें से एक बयान जो है वो आया जिसको लेकर अब जो है विवाद भी हो रहा है। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने कहा कि बीजेपी के दफ्तर में अगर सिक्योरिटी रखनी है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे।
और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। और इसको लेकर केजरीवाल की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर विपक्षी दल के नेता हमलावर नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि देश के युवाओं और सेना के जवानों का इतना अपमान मत करो। हमारे देश के युवा दिन रात मेहनत करके फिजिकल पास करते हैं, टेस्ट पास करते हैं, क्योंकि वो फौज में जाकर पूरा जीवन देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर गार्ड लगना चाहते हैं। और कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर तीखी आलोचना की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि क्या भारतीय फौजी होने का गौरव अब भाजपा कार्यालय के चौकीदार होने के बराबर है। कैलाश जी, आपने सेना पर राजनीति तो बहुत की, पर आप देशभक्ति की उस पवित्र भावना को कभी नहीं समझ सके जो उस युवा के रक्त में बह रही है, जो फौज में भर्ती होने के लिए सुबह 4 बजे दौड़कर कसरत पर निकलता है। कई विपक्षी दल अग्निपथ योजना को सरकार की नाकाम योजना बताने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस इस सिलसिले में आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जो है वो उन्होंने किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसको लेकर कहा कि मोदी सरकार गरीबों और युवाओं की सुनना ही नहीं चाहती है। विरोधी शक्ति को दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित सत्याग्रह में प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जमा हुए। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद से लेकर महिला और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष तक शामिल रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अग्निपथ योजना को मोदी सरकार का बेतुका फैसला बताया। कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से आंदोलनरत युवा के साथ है, लेकिन हिंसा न हो। ये सरकार आपके लिए नहीं चल रही है। ये सरकार इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के नवयुवकों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के एक एक देशवासी के लिए जो आज गरीब है, जो परेशान है, उसके लिए नहीं चल रही है ये सरकार। कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपका साथ देगा। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से अग्निपथ योजना के खिलाफ भारी प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। कई जगह हिंसा और आगजनी भी हुई है। सरकार उम्र सीमा बढ़ाने से लेकर आरक्षण की व्यवस्था तक कई संशोधनों को लेकर आई है, लेकिन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र सरकार ने इस देश का युवा के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। पहले इन लोग ने बोलता था 1 रैंक 1 पेंशन का बात करते थे, अभी पेंशन भी नहीं है, रैंक भी नहीं है, ऐसे स्कीम लाया है जो अग्निपथ लेके आके पूरा देश का युवा को टेंशन देने का काम ये सरकार ने किया है। राहुल गांधी की ईडी में पेशी के खिलाफ कांग्रेसी लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निपथ के खिलाफ युवाओं के गुस्से को देखकर कांग्रेस का ध्यान भी इस तरफ गया है। किसान कानून की तरह वो इस नियम की वापसी की मांग कर रही है। सड़क पर युवा लड़ रहे हैं। देखना है राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस संसद के भीतर इस पर किस मजबूती से लड़ती है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी को एक बार फिर से आज ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना है। राहुल गांधी से आज फिर नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ होगी और अब तक 3 दिनों में राहुल से 30 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप यह है कि केंद्र सरकार बदले की जो राजनीति है वो कर रही है। राहुल गांधी को ईडी के समन के विरोध में कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जब 3 दिनों तक राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए थे तो कांग्रेस के सभी बड़े नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह का। उमा, पिछली बार हमने देखा था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई थी और उसके बावजूद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो दूसरे इलाकों से भी, दूसरी जगहों से भी आ रहे थे, दिल्ली के बाहर से भी इकट्ठे हो रहे थे। आज किस तरह की तैयारी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की?
जी देखिए, राहुल गांधी की जो पहले 3 दिन पेशी हुई, जो पूछताछ हुई, उस दौरान जो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, उससे आज थोड़ा सा अलग प्रदर्शन होने जा रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी के नेता यहां कांग्रेस दफ्तर में जुटते थे और वो राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर की, जो कि यहां से थोड़ी दूरी पर है, पैदल चलने की, मार्च करने की कोशिश करते थे और पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वहां पर उनको रोका जाता था। पुलिस ने आज भी पूरी अपनी सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो तगड़ा रखा हुआ है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जो है वो यहां दफ्तर में 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अजय माकन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो तमाम नेता हैं वो जंतर मंतर पर जुटकर वहां पर जो है प्रदर्शन करेंगे। तो ये रणनीति में बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरह से अग्निपथ को लेकर देश में युवाओं का जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है और जिसको लेकर कल कांग्रेस ने जंतर मंतर पर एक सत्याग्रह भी किया था, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे, प्रियंका गांधी वाड्रा भी उसमें शामिल हुई थी। तो आज दोनों ही बातों को क्लब कर दिया है, एक साथ जोड़ दिया है कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ तो प्रदर्शन वो करेगी ही, साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर वो अपना प्रदर्शन जो है वो भी इसके साथ साथ करेगी। तो आज जो प्रदर्शन का वेन्यू है वो कांग्रेस पार्टी दफ्तर के आसपास या ईडी दफ्तर के आसपास से बदलकर जंतर मंतर चला गया है। और उसके पीछे एक वजह यह भी है कि कन्फ्रंटेशन पुलिस के साथ जिस तरह से बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि वो ठीक नहीं है और अगर शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर उनको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने दिया जाता है तो दोनों बात अपनी एक साथ वो कह पाएंगे कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ केंद्र सरकार जो है वो निशाना बना रही है राहुल गांधी को जानबूझकर, जबकि वो कोई मामला नहीं है कांग्रेस के मुताबिक। और दूसरी बात की अग्निपथ स्कीम को में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं और किस तरह से युवाओं के लिए ये अच्छी बात नहीं है, इन दोनों बातों को लेकर कांग्रेस अपनी बात आज जंतर मंतर से करेगी। शुक्रिया उबा आपका सब जानकारी के लिए। तो जंतर मंतर पर कांग्रेस इस पूछताछ को लेकर अग्निपथ योजना का जो विरोध कांग्रेस की तरफ से हो रहा है उसको लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी और पुलिस से टकराव ना हो इसको ध्यान में रखते हुए भी थोड़ा सा बदलाव यहां पर कांग्रेस की तरफ से किया गया। लेकिन आज चौथी बार पूछताछ जो होगी राहुल गांधी से ईडी दफ्तर उनको आज पहुंचना है। और अब उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करते हैं जो बुरी तरह बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। असम के सभी 33 जिलों में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। राज्य में 42 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की जान चली गई है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो मरने वालों की तादाद 33 यहां पर हो चुकी है। 1,80,000 लोग अपना घर बार छोड़कर 744 राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं। कोपली नदी में अब तक का रिकॉर्ड उफान देखा जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 जगहों पर खतरे के निशान को पार कर गई है। 6 दूसरी नदियां भी कहर बरपा रही हैं। राहत और बचाव के काम में सेना को लगाया गया है। उधर मेघालय में मुख्यमंत्री कॉमरेड संगमा बाढ़ वाले इलाकों में हालात की निगरानी कर रहे हैं। असम और मेघालय के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी कि आने वाले दिनों में भी राहत दिखती हुई नजर नहीं आती। उत्तर पूर्व को जोड़ने वाली ये एक प्रमुख रेल लाइन निचले असम में उत्तर पूर्व को बाकी देश से जोड़ने वाली ये एक प्रमुख रेल लाइन है। इस पर ट्रेनों की काफी आवाजाही होती है। इसके बावजूद बाढ़ प्रभावित कई इलाकों के लोगों के पास यहां रेल की पटरियों के दोनों ओर शरण लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। असम के बाजली जिले में रेल की पटरियों के किनारे इन तंबुओं में करीब 300 परिवारों ने शरण ली हुई है। बारिश और बाढ़ से बचने के लिए वो और कहां जाते। उनका गांव शिमलागुड़ी बाढ़ में डूबा हुआ है। रीना राजवंशी बिना साफ पानी और बिना बिजली के लगातार चौथी रात गुजार रही हैं। खाने के सामान की भी भारी किल्लत है। जो भी है उससे दिन में एक बार वो इस टूटे फूटे स्टोव पर जैसे तैसे खाना बना पाती हैं। हम दिन में मुश्किल से एक बार ही खा पा रहे हैं। स्टोव टूटा हुआ है, मिट्टी का तेल है नहीं, मोमबत्ती भी नहीं है। बस अब एक बार के खाने के लिए ही स्टॉक बचा हुआ है। बाजली से 70 किलोमीटर दूर कामरूप जिले के कमालपुर में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। जो लोग राहत कैंपों में हैं, उन तक खाना पहुंचाना है और जो लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं उनका आकलन करना है। कमालपुर के 65 गांवों के करीब 1 लाख लोग इस भयानक बाढ़ की मार झेल रहे हैं। तो
along with the SDRF and NDRF. SDRF, NDRF के बाद अब सेना भी राहत और बचाव के काम में हमारी मदद कर रही है। And secondly is actually हमारे दफ्तर और कर्मचारियों के घर भी बाढ़ में डूबे हुए हैं, फिर भी हम राहत अभियान संभाल रहे हैं। स्थिति बहुत चुनौती भरी है। that are all inundated. असम में बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और जब बाढ़ का पानी बढ़ता है तो जिन गाँव में तेजी से पानी बढ़ता है वहाँ पे जब तक प्रशासन बोट या फिर जहाँ पे वहाँ पे नाव नहीं पहुँच पाती है, तो जो गांव वाले हैं वो अपने ही तरीके से ये देसी राफ्ट बनाते हैं। ये एक देसी राफ्ट है जो बनाना प्लांट के ट्रंक से बनाया जाता है यहाँ पे, और इसको लोग यूज करते हैं। बाढ़ से लोगों को बचाने के काम में सेना भी प्रशासन के साथ उतर आई है। हमारे इलाके में 2004 के बाद ये सबसे भयानक बाढ़ है। बीते 4 दिनों से हम बढ़ते हुए पानी के बीच रह रहे हैं। करीब 40 परिवार अपने मवेशियों को ऊंची जगहों पर ले गए हैं। बगल के राज्य मेघालय में भी बाढ़ का कहर है। यहाँ नेशनल हाईवे 6 को दुरुस्त करने का काम चल रहा है, जो पिछले हफ्ते बाढ़ में कट गई थी। काम की देखरेख के लिए खुद मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा मौके पर हैं। मेघालय में करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बीते हफ्ते करीब 18 लोगों की जान यहां बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में जा चुकी है। संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं ताबिश। तो ताबिश, साफ तौर पर सरकार और सेना की तरफ से ये कह दिया गया है कि ये जो अग्निपथ योजना है इसे वापस नहीं लिया जाएगा, और जो विरोध प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं हम लगातार देख रहे हैं कि जारी है। बस ये रहा कि कल जो है वो किसी तरह की हिंसक जो प्रदर्शन है वो देखने को नहीं मिले। और ये सरकार की तरफ से कोशिश भी की जा रही है कि जो सवाल है उनको साफ किया जाए, ताकि जो नाराजगी है उसको कम से कम यहाँ पर रोका जाए। और इसको लेकर ये भी अदिति साफ कर दिया गया कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए रास्ते एक तरीके से बंद हो जाएंगे सेना में जाने के। अगर आप कहीं पे सामने आता है कि आपकी लिप्तता है या फिर आपका एफआईआर में नाम आता है, तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल यहाँ पर रास्ते बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ये कहा गया है कि अगर आप इस तरह से आगजनी करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए या सरकारी संपत्ति को नुकसान करते हुए पाए गए तो आपको सेना में मौका नहीं मिलेगा। तो कल का दिन शांतिपूर्ण बीता है। कई सुरक्षा इंतजामों के बाद आज देश में अलग अलग शहरों में एक बार फिर प्रशासन मुस्तैद है। रेलवे स्टेशनों पर सबसे ज्यादा निगाह है। बिहार और यूपी में रेलवे की संपत्तियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और प्रदर्शन को देखते हुए आज फिर बिहार में करीब 300 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है, और एक बार फिर यात्री जो हैं वो मुसीबत झेलने वाले हैं। रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कल तक 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई हैं, जबकि 1300 से ज्यादा ट्रेनों पर असर पड़ा है। वहीं आज बिहार में एहतियातन 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, और इन जिलों में भारी सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा बिहार के 11 बीजेपी के दफ्तरों पर राज्य सरकार ने एसएसबी के अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर बेतिया में हमला हुआ था, और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के बेतिया में घर पर भी हमला हुआ था। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ आज कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद को देखते हुए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। रेलवे स्टेशन, बाजार, भीड़भाड़ वाली जगहों पर खास नजर रखी जा रही है, और खबर यह भी आई कि करीब 35 व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी बैन कर दिया गया है, ताकि अफवाह ना फैले और अराजकता और ना बढ़े। तो तमाम कोशिशें जो है सरकार की तरफ से की जा रही हैं अदिति यहाँ पर, कि सवालों के जवाब लोगों को मिले, जो जिस चीज़ को लेकर वो परेशान हैं उनके इस संशय को दूर किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए थोड़ी नाराजगी जो लोग कोशिश कर रहे हैं सेना में भर्ती होने की, उनके बीच नजर आ रही है। कल सेना की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अग्निपथ योजना के फायदे भी बताए गए, साथ ही प्रदर्शनों में शामिल होने वालों को चेतावनी भी दी गई, लेकिन फिर भी कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और खासकर ऐसे युवा जो 2020 में परीक्षा दे चुके हैं, जो मेडिकल टेस्ट तक पास कर चुके हैं, वो बहुत ज्यादा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ युवाओं से बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने पटना के नौबतपुर इलाके में। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं।
केंद्र सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि सेना में भर्ती अब वो अग्निपथ स्कीम के तहत ही करेगी, यानी कि अब जो भी भर्तियां होगी 4 साल के लिए होगी और 4 साल के बाद उसमें से 25% जवानों को उनके मेरिट के ऊपर में चयन किया जाएगा आगे आने वाले वर्षों के लिए। हम अब फिलहाल पटना के पास नौबतपुर में हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो छात्र हैं तैयारी करते हैं। आप लोग को क्या करना है? आप लोग, सरकार तो अड़ी हुई है कि अगर आना है तो इसी अग्निपथ स्कीम के अंदर आना होगा। नहीं सर, ये जो नियम है इस नियम को वापस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 साल के लिए है और 4 साल के बाद फिर 25% जो है बोल रहे हैं कि आगे चल के नियुक्ति क्या जाएगा। 75% क्या होगा? 75% कहाँ इन लोग जाएंगे? इसके लिए असम राइफल में बोलते हैं कि कहाँ असम राइफल में कितना लोग को भेजेंगे। नहीं, लेकिन और भी पैरामिलिट्री में तो आप लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कितना परसेंट? क्या करेगा? बाकी युवा क्या होगा? बाकी युवा क्या करेगा? जो आर्मी में डिफेंस में नहीं दिया गया रहेगा उसको तो क्या होगा? जो करे 10% आरक्षित है और जो न्यू कॉमर्स रहेगा, न्यू स्टूडेंट रहेगा, वो कहाँ जाएगा? ये तो उतना में ही जब बरकरार के रख देंगे। जितना सीमित सीट है सीमित में हम लोग रह जाएंगे, बाकी युवा फिर क्या करेगा? जो लड़का ये तो मान ले कि हम लोग आर्मी से रिटायर हुआ कुछ तो कुछ कमा लेगा, आरक्षण दे दीजिएगा तो आखिर सीट तो घटेगा ना प्राइवेट में भी। तो न्यू स्टूडेंट न्यू कैंडिडेट कैसे जा पाएगा? कहा जा रहा है कि बीजेपी ऑफिस में आप लोगों को ये गार्ड का नौकरी मिलेगा या अन्य जगहों पे आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। कार्यालय में नौकरी करें, इतना कर दिया सरकार, बीजेपी सरकार, अब फिर बोल रही है कि हमारे पास ड्यूटी करिए। हम बीजेपी सरकार के करेंगे। आर्मी का जवान है ना सर, जो आर्मी का जो सेना में भर्ती के लिए जाता है उसका सपना रहता है कि बॉर्डर पर जरूर एक बार जाकर देश का सेवा करे, ठीक है। अब वही सपना को जैसे कि चकनाचूर कर दिया गया है मोदी सरकार का जो ये नियम आया है ना सर, नया नियम, उससे बहुत ज़्यादा युवा को जैसे कि इतना आक्रोश होना एकदम लाजमी था कि जैसे कि इतना आंदोलन करे। भले जो भी ये आगजनी हुआ उसके आलोचना हुई है, ये सही बात है, लेकिन आप ग्राउंड पर पहुंचे हैं सर। हम मतलब लगातार 2 साल से आ रहे हैं, पूरा एक साल 2 साल 3 साल भी लग जाता है आर्मी का दौर का तैयारी करने के लिए। उसके बाद जब ऊपर से नियम आ जाता है कि सारे पुराना जो प्रोसेस हुआ है उसको रद्द कर दिया गया है। अब बताइए सर, आर्मी का जो जवान तैयारी किया था पूरा अपना देह टूट जाता है, और उसका जब ये निर्णय आ जाएगा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा सर, बताइए। आप लोग को क्या आपत्ति है? और ये जो नया स्कीम है उसमें आप लोग जाएंगे, दौड़ने के लिए जाएंगे? मजबूरन सरकार थोप रही है, इसको क्या कह सकते हैं, तानाशाही की सरकार कह सकते हैं। मजबूरन इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर इसको टूर ऑफ ड्यूटी को लागू ही करना था तो इसको एक पैरेलल तरीका से इसको लागू करना चाहिए था। साथ साथ जैसे भर्तियां हो रही हैं उसी प्रकार से होती है, और इसको जिस युवाओं को जाने का मन होता, सैनिक एक्सपीरियंस लेने का मन होता, उसके लिए एक पैरेलल व्यवस्था किया जाना चाहिए था। इसको बिना सोचे समझे थोप देना, इसको तो तानाशाही कहेंगे। बहुत ही तो यहाँ पर इस वक्त कांग्रेस के महासचिव अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा उन्हीं को सुनते हैं। का एक डब्बा रखा हुआ है और वो डब्बा खोलते हैं, आते हैं, पूछते हैं कि भैया सरकार के खिलाफ बोलना बंद करो, भैया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, और जो इनके दबाव में आता है उसके ऊपर ये ग्लो एंड लवली क्रीम लगाते हैं और वो सफा चट साफ होकर के वो बाहर निकल जाता है। उदाहरण हेमंत बिस्वा शर्मा जी, क्या हुआ? लुइस बर्जर और शारदा घोटाले केस में ईडी ने बुलाया, क्रीम लगाया, भाजपा में शामिल हो गए और ईडी ने एकदम सब चीजें सफाचट करके उनको ठीक कर दिया। येदियुरप्पा साहब के ऊपर ईडी का केस दर्ज हुआ है या नहीं हुआ ये तो बताएं। नारायण राणे जी जब कांग्रेस में थे, ईडी और इनकम टैक्स के रेड नोटिसेज आते थे, लेकिन जैसे ही भाजपा में गए तो ये ग्लो एंड लवली स्कीम के तहत उनके ऊपर ये क्रीम लगी और वो पाक साफ हुए और उनको ठीक हो गए। सोमेन मित्रा जी जब तक टीएमसी में थे मुकदमे चल रहे थे, और जैसे ही पार्टी छोड़ी उनके ऊपर ईडी का सारे के सारे तरीके से माफ हो गया। रमन सिंह के पता भी नहीं कि भी क्या ईडी के केस चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मुकुल रॉय जी जब तक टीएमसी में थे ईडी के प्रेशर में, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए फेयर एंड लवली स्कीम में उनके ऊपर क्रीम लगी और ठीक हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें इस बात को साबित करता है कि केवल और केवल सरकार के खिलाफ ना बोलने के लिए या भाजपा के अंदर शामिल होने के लिए इन एजेंसीज का, जांच एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण इसी के बारे में हम कहना चाहते हैं, हमारे लीगल डिपार्टमेंट के
तरफ से विवेक तनखा जी ने एक पत्र निर्मला सीतारमण जी को, अमित शाह और किरण रिजिजू को नोटिस भेजा है। ये हम आपको अभी इसके साथ में लगा करके देंगे। इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार से ईडी के दफ्तर से सिलेक्टिव लीकेज करी जा रही हैं, झूठी और चयनात्मक खबरों को प्लांट करके कांग्रेस पार्टी के और हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, यह पूरी तरीके से गैर कानूनी। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे सेक्शन 66 पीएमएलए का यह इजाजत नहीं देता कि सिलेक्टिव लीकेज करी जाए, और इसके अंदर जिन चैनल्स में और जहां पर सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर ईडी के माध्यम से लीक करी जा रही खबरें, उसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको भी जरूर देखें। और अलग अलग बातें जैसे कि राहुल गांधी नॉट कोऑपरेटिंग विद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ही पॉज्ड, डिडंट रिस्पॉन्ड टू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फिर were not satisfactory, the answers were not satisfactory, and it appeared that he was tutored by his lawyers on how to answer and avoid certain aspects, sources said। तो ये सोर्सेस के माध्यम से कहां से इनके पास में सब चीजें आ गई। हम लोगों ने कहा है कि अगर आप इतना ही दिखाना चाहते हैं तो वहां पर एक कैमरा लगा दीजिए, उसको लाइव टेलीकास्ट करिए, 30 घंटे लाइव टेलीकास्ट, लाइव फीड लीजिए, वहां से देखिए कि भी किस तरीके से वहां पर क्वेश्चंस, उनके पास कुछ पूछने को ही नहीं। तो जो सिलेक्टिव लीकेज करके जो ये मीडिया को दिया जा रहा है और अपनी तरीके से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है, ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अलग अलग इसके अंदर जिक्र किया गया है कि कहां कहां पे इस तरीके की लीकेजेस के खिलाफ बोला है, और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अपनी एजेंसीज को समझाएं और ये सिलेक्टिव लीकेजेस बंद करें, और ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की एक कोशिश करी जा रही है। और तीसरा इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है कि एफआईआर कहां है। हम लोग 4 प्रश्न इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि पीएमएलए के तहत सबसे पहला तो कौन सा वो अनुसूचित अपराध है, शेड्यूल्ड ऑफेंस कौन सा है जिसकी जांच ईडी ने शुरू करी है। पीएमएलए एक्ट में शेड्यूल्ड ऑफेंस उसके अंदर दिया गया है कि ये शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए। तो वो कौन सा शेड्यूल्ड ऑफेंस है, कौन सा वो अनुसूचित अपराध है जिसके तहत ये इंक्वायरी करी जा रही है, और किस पुलिस एजेंसी ने अनुसूचित अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करी है, ये तो बताएं। और तीसरा, एफआईआर कहां, क्या हमारे को किसी को एफआईआर की कॉपी अभी दिखाई है? लगातार कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता इस चीज को पूछ रहे, कोई जवाब नहीं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, हम आपको ये बताना चाहते हैं, इनसे प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि क्या ये लोग जानते हैं कि अनुसूचित अपराध और एफआईआर के बगैर ईडी के पास में पीएमएलए के तहत जांच शुरू करने का कोई अधिकार नहीं। तो अगर कोई अनुसूचित अपराध नहीं, कोई एफआईआर नहीं, तो फिर वो जांच क्यों कर रहे हैं? और अगर है अनुसूचित अपराध और एफआईआर तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? सीधे सीधे हम लोग ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रही है। शाम को हम लोग 5 बजे राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे और 2 बातें मुख्यतः लेकर के हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी के पास भी जाएंगे। एक, जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया है और पूरे देश के अंदर युवाओं के अंदर आक्रोश है, हमारी मांग है कि इसको स्कीम को एकदम से वापस लिया जाए, पार्लियामेंट में डिस्कस करा जाए और युवाओं को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, बात करी जाए और उसके बाद में कोई ऐसी स्कीम लेकर के आए जो कि युवाओं से संबंधित है, सेना में भर्ती से संबंधित है। उससे पहले इसको एकदम से वापस लिया जाना चाहिए, यह हमारी मांग है। और दूसरी मांग हम लोगों की यह है कि जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी के मुख्यालय पे हमला हुआ, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, जिस तरीके से उनकी पुलिस ने प्रताड़ना करी है, प्रिविलेजेस कमेटी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा है, स्पीकर को भी और वाइस प्रेसिडेंट को भी, कि वो इसको प्रिविलेजेस कमेटी में दे, इसकी जांच करे और राष्ट्रपति जी को हम लोग इसके बारे में भी साथ में ये बोलेंगे। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को आज हम जानकारी में लेकर के आना चाहते हैं, अग्निपथ के बारे में। एक यहां पे आने से पहले किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा, वो मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। 1 रैंक 1 पेंशन का था वादा,
ना रैंक ना पेंशन का है इरादा, क्या हुआ तेरा वादा। अग्निपथ स्कीम का मतलब नो रैंक नो पेंशन और 4 साल की सेवा के बाद भरी जवानी में रिटायरमेंट का टेंशन। इसके अलावा अग्निपथ की स्कीम कुछ भी नहीं है। जो हम आज मुख्य बात आपको बताना चाहते हैं, आपको हम लोग सर्कुलेट करेंगे। एक ये सर्कुलर है अक्टूबर का 2020 का, जनरल बिपिन रावत सीडीएस के उनके टाइम का, और साथ में उनका ये इंटरव्यू है जो उन्होंने एएनआई को दिया था। और इस इंटरव्यू के अंदर जनरल बिपिन रावत ये कहते हैं कि सेना में सैनिक 17 साल के बाद में काम करके रिटायर हो जाते हैं, तो उनको रिटायरमेंट की एज बढ़ानी चाहिए। तो जनरल बिपिन रावत ये कहते हैं, उन्होंने जो सर्कुलर निकाला है और जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे सैनिकों की रिटायरमेंट एज 58 वर्ष करनी चाहिए, और 58 वर्ष हमारे सैनिकों की रिटायरमेंट एज होगी तो हमारी सेना को बेहतर वो सर्व कर पाएंगे, हमारी सेना बेहतरी के ऊपर जाएगी। ये जनरल बिपिन रावत जी के खुद का ये कहना था और उनके टाइम का ये सर्कुलर है जो हम अभी आपको दे रहे हैं। तो जो अभी सरकार ने अग्निपथ स्कीम लेकर के आए हैं, तो क्या ये उनका अपमान नहीं, उनकी याद का, उनकी सोच का और उनकी इच्छा का अपमान नहीं? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे, क्या उनकी सोच और उनकी इच्छा का ये अपमान अग्निपथ स्कीम नहीं है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। जनरल बिपिन रावत ने ये कहा इस इंटरव्यू में, और मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़ करके सुना रहा हूं। हम सैनिकों को भर्ती करते हैं और उन्हें शुरू के वर्षों में सियाचिन, द्रास, गुरेज जैसे स्थानों पर, घर से दूर कठिन स्थानों पर भेजते हैं और उन्हें यंग एज में ही रिटायर कर देते हैं, जिन्हें बहुत थोड़ी सी 18,000 रुपए के लगभग पेंशन दी जाती है। फिर वो दूसरी नौकरी ढूंढते हैं। मैं चाहता हूं कि वो लोग पूरी नौकरी करें 58 साल की उम्र तक। ये जनरल बिपिन रावत की खुद का इंटरव्यू है, उनके शायद आखिरी के महीनों के अंदर उनका ये इंटरव्यू है। और यही नहीं, सिर्फ उन्होंने सैनिकों के लिए नहीं बल्कि उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स के भी रिटायरमेंट एज उन्होंने कहा 59 ईयर्स होना चाहिए, जनरल्स का 60 ईयर्स का होना चाहिए। तो जब जनरल बिपिन रावत जैसे हमारे, उनसे ज्यादा तो कोई भी नहीं कह सकते कि क्वालिफाइड है। कल हमारे तीनों हमारे सेनाओं के अध्यक्षों ने बयान दिया, तो क्या वो सभी के सभी जनरल बिपिन रावत की सोच के खिलाफ में जा रहे हैं? आज हम सरकार से पूछते हैं कि क्या उन्होंने जो सर्कुलर और जो बिपिन रावत जी की जो सोच थी उसको क्या अनुसरण करने की कोशिश करी? जब हमारे सेना के अभी के सर्विंग जनरल्स, पुराने जनरल्स, बहुत सारे लोग, जितने भी विशेषज्ञ हैं, सब ये कहते हैं कि इतनी जल्दी रिटायर नहीं करना चाहिए, तो सरकार ने 17 वर्ष में जो रिटायर होते थे उसकी जगह अब 4 वर्ष में रिटायर कर रहे हैं, जिसमें ये कहते थे कि इनको 58 वर्ष तक के इनको रिटायर करना चाहिए। अब जो है सरकार उनको मात्र 21 वर्ष के ऊपर रिटायर कर रही है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। तो हम अंत में फिर से सरकार से कहना चाहते हैं कि कम से कम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के कम से कम उनका अपमान ना करें, उनकी सोच का और उनकी इच्छा का अपमान ना करें, ये हम सरकार से कहना चाहते हैं। धन्यवाद। देखिए, हमारा बड़ा साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ये एजिटेशन, सत्याग्रह गांधीवादी तरीके से होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ में हम लोग सरकार को ये कहते हैं कि सरकार भी आज की स्थिति से जिम्मेदारी से, अपनी जिम्मेदारी से सरकार नहीं बच सकती है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। सरकार का ये फर्ज था कि इस प्रकार की स्कीम लेकर के आने से पहले व्यापक चर्चा करते और पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करते। युवा जो अपने 2 वर्षों से, जब से भर्ती बंद है, जब से तैयारी कर रहे हैं और सरकार उनके जख्म पे नमक छिड़क रही है और उनके मेहनत का और बेरोजगारी का अपमान एक तरीके से कर रही है, तो ये दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ये हम सरकार को कहना चाहते हैं और साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि इसके अंदर
हमारे सभी युवकों को सत्याग्रह का और गांधीवादी तरीके का से अपना एजिटेशन करना चाहिए। देखिए, हम लोग जंतर मंतर पर कल भी हम लोगों ने सत्याग्रह किया था और अग्निपथ के विषय को लेकर के किया था। आज जंतर मंतर पर कांग्रेस के देश से सभी नेता यहां पर जमा हो रहे हैं और पुलिस से हम लोगों ने बकायदा परमिशन मांगी थी। कल हमने कहा कि आप हमें बताएं, ये हमारा अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम इसका विरोध प्रदर्शन करें। दोनों चीजों का, एक तो अग्निपथ की स्कीम का भी और जिस तरीके से कांग्रेस के मुख्यालय के ऊपर हमला किया गया और जिस तरीके से राहुल जी को तंग करने के लिए, कांग्रेस की छवि धूमिल करने के लिए ईडी का प्रेशर आ रहा है, इन दोनों तीनों चीजों को लेकर के हम लोग इसके खिलाफ में सत्याग्रह कर रहे हैं और जंतर मंतर पर हम कर रहे हैं। पुलिस ने से परमिशन मांग करके कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग, कांग्रेस पार्टी संविधान में, कानून में विश्वास करती है। हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, लेकिन हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे और लोकतंत्र के अंदर हम लोगों का अधिकार है कि हम लोग अपने कहीं भी किसी भी तरीके से अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ में हम लोग प्रदर्शन धरना करें। ये लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर अजय माकन को, जो आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर यहाँ पर और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो अग्निपथ योजना लाई गई है, वो जो पूर्व सीडीएस हमारे थे विपिन रावत, उन्होंने जो बातचीत कही थी कि 58 साल तक रिटायरमेंट होना चाहिए, उस बात के भी खिलाफ है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ईडी के दफ्तर से सिलेक्टिव लीकेज हो रहा है, जो राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश है। और आज फिर कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी से जो पूछताछ हो रही है ईडी की और जिस तरह से वो पूछताछ हो रही है, उसको कांग्रेस पार्टी अनुचित ठहरा रही है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।